नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी मजबूरी। रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वो घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रंजन बोला, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए, फिर फोन भी आने बंद हो गए। आज सरता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, मैंने यहीं रहने का फैसला किया है, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा और आज के बाद इस नंबर पर फोन मत करना। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सरता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थी। रंजन बोला, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ, हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने लगा था। रंजन की बात सुनकर सरता को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वा कर काम पर लगा देना यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता बोली, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। रंजन बोला, मम्मी पढ़ाई से जरूरी घर का खर्चा चलाना है, आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं हो, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया है, काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। इधर सरता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजन बोला, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है, मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हो? रंजन बोला, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय के साथ पाव भी खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रंजन बोला, बताइए क्या काम करना है, मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। दुकानदार बोला, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते, किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन बोला, लेकिन मैंने जो आपकी चाय पी है उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार बोला, जा बेटा, जब पैसे हो जाएं तो जे जाना। रंजन बोला, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं आपका काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे, ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन बोला, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, ये तो चाय वाले की है। पाव वाला बोला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन बोला, मालिक मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपए मिल जाते हैं। घर आकर वह सरता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है, कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहां की दुकान वालों को दिखाना, क्या पता वहां से ऑर्डर मिलने लगे, इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरे भी। रंजन ऐसा भी करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है।
दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए थे जो पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडी खटखटाई। सरिता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरिता बोली, अब आप क्यों आए हो? योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब ना मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सरिता बोली, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं? रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर ये सब बना पाया। मैं तो आपको माफ भी कर दूं, लेकिन वो कभी आपको माफ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। रंजन बोला, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजन ने कहा, मम्मी मैं आपको रोते नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र जी अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता जी को था। रंजन की जिंदगी से तो वे पहले ही जा चुके थे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी मजबूरी। चलिए सुनते हैं कहानी बदला। कई सौ साल पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान के 2 बेटे थे। वे दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जब दोनों बेटे भी बड़े होकर अपने पिता की तरह किसान बनकर मेहनत से खेती करने लगे, तो किसान की समृद्धि दिनों दिन बढ़ने लगी। दोनों बेटों की शादी होने के बाद किसान को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी स्थिर और सुखी हो गई है। लेकिन समय ने उसे एक नई चुनौती दी, जब उसके बड़े बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का इलाज करवाने की पूरी कोशिश की। उसने गांव के आसपास के वैद्यों से परामर्श लिया, लेकिन बड़े भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत और भी बिगड़ती चली गई, जिससे इलाज का खर्च भी बढ़ने लगा। भाई की बीमारी और इलाज में कोई फायदा ना होने से छोटा भाई उदास और निराश हो चला था। बीमारी के इलाज में सबके व्यस्त रहने से खेती से होने वाली आमदनी में भी भारी कमी हो गई थी। घर में रखे बचत के पैसे भी अब समाप्त हो रहे थे। धीरे धीरे छोटे भाई के मन की चिंता ने बड़े भाई के लिए एक कड़वाहट का रूप ले लिया था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से सलाह मशविरा करते हुए कहा, अब भैया की बीमारी ठीक कराने में तो घर की माली हालत खस्ता हो चुकी है। खेती भी कुछ आमदनी दे नहीं रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भूखे पेट रहने की स्थिति आ जाएगी। इससे तो यही अच्छा रहता कि भैया स्वर्ग ही जाकर सुखी हो जाएं और हमें हमारी हालत पर छोड़ दें। तभी उनके इलाज के लिए
घर में रखे बचे पैसे बच पाएंगे, अन्यथा तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसका साथ देते हुए कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके उन्हें ऐसा जहर दे दिया जाए कि किसी को शक भी ना हो और उनकी मौत को बीमारी के कारण मान लिया जाए। छोटे भाई को ये उपाय उचित लगा तो उसने एक वैद्य से संपर्क किया। वैद्य को भारी लालच देकर उसने सहमत भी कर लिया। लालची वैद्य ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बड़े भाई को जहर दे दिया। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने अंदर ही अंदर खुश होते हुए राहत की सांस ली, ये सोचते हुए कि अब रास्ते का कांटा निकल गया है और सारी संपत्ति उनकी हो गई है। बड़े भाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया और समय बीतता चला गया। बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी भी एक दिन स्वर्गवासी हो गए। कुछ समय के बाद छोटे भाई की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े लाड प्यार से बच्ची की परवरिश की जाने लगी। समय के साथ वह लड़का जवान हो गया और उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। लेकिन खुशी के ये दिन अधिक समय तक नहीं टिक सके। शादी के कुछ समय बाद ही बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके माता पिता ने उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की। कई वैद्यों से परामर्श लिया गया। जो भी पैसा मांगा जाता वो देने के लिए तैयार थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने इलाज के खर्च हेतु अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी। लेकिन उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। सभी वैद्य हाथ खड़ा कर चुके थे। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी हालत देखकर दिल दहल उठता था। एक दिन मृत्युशैया पर पड़े पुत्र को उसका पिता अत्यंत दुख और विवशता से भरा हुआ देख रहा था कि बीमार पुत्र ने अचानक अपने पिता से कहा, छोटे भाई, अपना हिसाब तो पूरा हो गया, अब बस कफन और लकड़ी के इंतजाम का हिसाब बाकी है, उसकी भी तैयारी कर लो। पिता ने सोचा कि उसका बेटा बीमारी के कारण बड़बड़ा रहा है। वो बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। पुत्र ने भावशून्य स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपका वही भाई हूं जिसे आपने जहर देकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मारा वही अब मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। ये सुनकर पिता का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे तो कुल का सर्वनाश हो गया। जो मैंने किया वो तो मेरे सामने आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जिसके लिए उस बेचारी को सती बनाकर जिंदा जलाया जाएगा। पुत्र ने निर्विकार भाव से अपने पिता को देखा और कहा, अच्छा, वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? पिता ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत्यु के 2 साल बाद वो भी मर गया था। पुत्र ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर उसे भी जिंदा जलाया जाएगा। ये कहकर पुत्र चुप हो गया। उसकी देह शांत हो गई थी। उसके माता पिता और उसकी पत्नी के रुदन स्वर आकाश का सीना चीर रहे थे। सभी के प्रायश्चित का समय प्रारंभ हो चुका था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी बदला। नमस्कार, चलिए सुनते हैं कहानी बेटी की शादी। एक दिन संध्या अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। संध्या, माँ, क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। रुक्मणी, बेटी, कल तेरी मौसी आ रही हैं एक रिश्ता लेकर। संध्या, माँ, तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्ते को। अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। रुक्मणी, बेटी, जो भी है मना तो नहीं कर सकते, अब आ रही हैं तो देख लेते हैं। संध्या अपना बैग रख रसोई में चली गई। संध्या, माँ, आज खाना नहीं बनाया क्या? रुक्मणी, हाँ, जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है,
निकाल कर गर्म करके खा लो। संध्या खाना खाकर सोने चली जाती है। रुक्मणी देर रात तक सफाई में लगी रहती है। संध्या सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। रुक्मणी चाय बना रही थी। संध्या, लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। रुक्मणी, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। संध्या, माँ तुम जानती हो, पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। फोन तक उठाना बंद कर दिया था। आज अचानक क्या हो गया? रुक्मणी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आ रही हैं तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। संध्या, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। रुक्मणी, अरे वो कुछ नहीं कहेगी, और कुछ कहे तो सुन लेना। घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते बेटा। संध्या और रुक्मणी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को अंजू मौसी घर आ गई। अंजू, यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है। देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई। बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ। तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। संध्या ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से संध्या को चुप रहने को कहा। रुक्मणी, संध्या मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। संध्या अंजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। अंजू बोली, तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं संध्या के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। रुक्मणी, हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन। वैसे ये बता, लड़का कैसा है? अंजू, बहन 10 लाख रुपए महीना कमाता है। मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है। 2 भाई हैं और एक बहन भी है। सबकी शादी हो गई है, बस ये सबसे छोटा ही रह गया है। रुक्मणी, लेकिन इतने बड़े घर में बात कैसे बनेगी? हमारी हालत तो तू जानती ही है। अंजू, अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। दोनों तरफ की शादी का खर्च भी वही उठाएंगे मेरे कहने पर। बस एक बात है। रुक्मणी, क्या बात है? अंजू, उस लड़के का पहले विवाह हुआ था, लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुमारा ही समझो। रुक्मणी, क्या? दुजिया को कैसे ब्याह दूं अपनी बच्ची? अंजू बोली, इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी संध्या वहां। रुक्मणी ने कहा, नहीं नहीं, कोई कुंवारा लड़का हो तो बताओ। संध्या बोली, मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा। अंजू गुस्से में उठ खड़ी हुई। अंजू बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। संध्या बोली, मौसी हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। संध्या का गुस्सा देखकर अंजू थोड़ा डर गई और बात बदलते हुए बोली, संध्या तो बच्ची है, रुक्मणी तू सोच कहाँ से आएगा पैसा? मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। रुक्मणी बोली, ऐसे कैसे हाँ कह दूं? अंजू, तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। संध्या, मौसी हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी आपने आज तक कभी हमारी सुध ली है? ये सुनकर अंजू गुस्सा होकर चुपचाप वहां से चली गई। रुक्मणी रोते हुए बोली, संध्या हालात कितने बदल गए। जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है? संध्या बोली, माँ तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में अंजू और रुक्मणी की मुलाकात हो गई, जहां और भी रिश्तेदार थे। अंजू बोली, देख सुशीला,
मैंने इतने पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था संध्या के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुमारी बैठा रखी है घर में। सुशीला बोली, लगता है अंजू तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी है। तुम्हें पता है संध्या डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नरक ही भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। अब रुक्मणी बोली, और सुन अंजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। अंजू बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी बेटी की शादी। चलिए सुनते हैं कहानी लालच। एक बार एक मजदूर व्यक्ति अपने गधे पर सवार होकर घर की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। कुछ देर तक मजदूर पत्थर को बहुत ध्यान से देखता रहा। फिर उसने वह पत्थर उठाकर अपने गधे के गले में बांध दिया और आगे बढ़ चला। उस मूल्यवान पत्थर की चमक को देखकर सामने से आ रहे एक सेठ ने मजदूर से कहा, भैया ये पत्थर मैं खरीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में दोगे। मजदूर उस पत्थर की असली कीमत नहीं समझता था, इसलिए उसने ऐसे ही कह दिया, 100 रुपए में सेठ जी। सेठ ने कहा, 100 रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें इसके 50 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी ये कहकर आगे बढ़ गए कि इसे तो इस मूल्यवान पत्थर की पहचान है नहीं, तो जरूर यह 50 रुपए में ही मान जाएगा। और कुछ दूर जाकर मजदूर के बुलाने का इंतजार करने लगे। इतने में आगे से आ रहे सोने के व्यापारी ने वो पत्थर तुरंत पहचान लिया और झट से मजदूर के पास आकर बोला, भाई ये गधे के गले में बंधा पत्थर मुझे खरीदना है, बताओ इसका कितना दाम लोगे। व्यापारी की बात सुनकर मजदूर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है। उसने इस बार पत्थर का दाम 200 रुपया बताया। सोने के व्यापारी ने 200 रुपए में वो पत्थर खरीद लिया और आगे बढ़ गया। अब सेठ जी को बड़ी चिंता हुई। वो वापस पहुंच गए पत्थर खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मजदूर ने तो वो पत्थर 200 रुपए में व्यापारी को बेच दिया है। सेठ जी मजदूर को कोसते हुए बोले, तू बहुत बड़ा मूर्ख है, इतना बेशकीमती पत्थर तूने केवल 200 रुपए में बेच दिया। सेठ की बात सुनकर मजदूर ने हंसते हुए जवाब दिया, सेठ जी मूर्ख मैं नहीं, आप हो। मैं अनपढ़ तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं जानता था, इसलिए 200 रुपए में बेच दिया, लेकिन आप तो उस पत्थर को पहचानते थे, फिर भी 50 रुपए के लालच में आकर वो पत्थर ना खरीद सके। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी लालच। हाँ, यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बिल्ली का न्याय। एक वन में एक पेड़ की खो में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे जिन पर फलवा बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। दूसरे चकोर को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फलवा बीज चुगकर जीवन गुजार रहा था। दूसरे चकोर ने उसे बताया, भाई दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीजें हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद वह चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि कल ही वह दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज का स्वाद चखकर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने कोपलें खाई, उसे वह अति स्वादिष्ट लगी। उस दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया
कि खाकर तृप्त होकर वहीं आंखें मूंद कर सो गया। इसके बाद भी वह वहीं पड़ा रहा, रोज खाता पीता और सो जाता। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि अब घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी होने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। वह उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उसने उस पर अधिकार जमा लिया और वहां रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। ये घर मेरा है। चकोर गुस्से से फट पड़ा, 7 दिन? भैया, मैं इस खो में कई वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास के पंछी या चौपाए से पूछ लो। खरगोश चकोर की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया, ये खो खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से पूछता फिरूं? चकोर गुस्से में बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता? मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना तू क्या कर लेगा? ये घर मेरा है, तुझे जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वो मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावे की हूं की, परंतु ठोस रूप से कोई सहायता करने सामने नहीं आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा, तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। पर समझौते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी शर्त पर खो छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इस प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा के किनारे आ निकले। वहां उन्हें जब तक में मग्न एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृगशाला पर बैठी पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर व खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलेगा। खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं। चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह जरा घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो, यह बिल्ली सांसारिक मोहमाया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फंसाने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चकोर और खरगोश पर और प्रभाव डालने के लिए वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाया, जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो। उसने उपदेश दिया और बोली, खैर बताओ तुम्हारा झगड़ा क्या है? चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर उसे रोका और बोली, बच्चों, मैं काफी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमजोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में जोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय सिया राम।
वे दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सकें। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊ की आवाज लगाई और एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी बिल्ली का न्याय। चलिए सुनते हैं कहानी दादाजी का श्राद्ध। नवीन एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था। आज वह स्कूल में छुट्टी के बाद बाहर निकला तो उसकी माँ कविता उसके इंतजार में खड़ी थी। उन्हें देखकर नवीन दौड़ता हुआ उनके पास आया। कविता बोली, बेटा जल्दी से घर चल और आज जल्दी से होमवर्क कर लेना, कल हमें गांव जाना है। नवीन बोला, क्यों मम्मी, गांव क्यों जाना है? अभी मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं है। कविता बोली, बेटा घर चल, सब बताती हूँ। घर पहुंचकर नवीन जिद करने लगा। नवीन को गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे तब से उसका मन गांव जाने का नहीं करता था। गांव में दादी थी, लेकिन नवीन को दादाजी बहुत प्यार करते थे। कविता बोली, बेटा परसों दादाजी का श्राद्ध है, इसलिए कल हमें गांव जाना है। नवीन बोला, माँ ये श्राद्ध क्या होता है? कविता उसे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताती है। उसमें नवीन को एक बात अच्छी लगती है कि दादाजी हमारे घर भोजन करने आएंगे। अगले दिन नवीन अपने मम्मी पापा कविता और राकेश के साथ गांव पहुंच जाता है। वो जाकर दादी जी के पैर छूता है। दादी उसे ढेर सारा प्यार करती हैं। वह ध्यान से देखता है कि दादी पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। नवीन बोला, दादी आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। दादी बोली, हाँ बेटा, तेरे दादाजी थे तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अब मेरे से घर का काम नहीं होता और अकेले में कोई बात करने वाला भी नहीं है। नवीन बोला, तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ पापा मम्मी के साथ रहना, फिर हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। नवीन की बात सुनकर कविता और राकेश थोड़ा डर गए कि कहीं उनकी माँ उनके साथ चलने को तैयार ना हो जाए। दादी ने दोनों की ओर देखा और वे समझ गई कि इनकी मर्जी नहीं है मुझे साथ रखने की। दादी बोली, बेटा मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं वहाँ कैसे रुक पाऊंगी। उसके बाद दादी ने राकेश को सामान की लिस्ट दे दी और कहा, मैंने पंडित जी को बोल दिया है, वे सुबह 11 बजे आ जाएंगे, तू ये सामान इकट्ठा कर ले। राकेश थैला लेकर सामान लेने चला गया। कविता घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम तक राकेश के बड़े भाई और भाभी पहुंच गए, साथ ही राकेश की बहन रमा भी पहुंच गई थी। पहला श्राद्ध था, इसलिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। जिस घर में कल तक सन्नाटा पसरा था, वहां आज काफी चहल पहल थी। दादी अपने बेटे बहुओं और बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ये सब 1-2 दिन का ही मेला है। शाम होते होते दादी को दादाजी की याद सताने लगी। जब वे जिंदा थे तो इस घर में हमेशा मेला लगा रहता था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए हमेशा कोई ना कोई उनके सामने अपनी परेशानी लेकर आता रहता था, जिसका समाधान दादाजी करते थे। गांव के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए दादाजी को बुलाया जाता था। अगले दिन दादाजी की श्राद्ध थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। ब्राह्मण को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने भोजन किया। दादी और मम्मी सबको भोजन परोस रही थी। पूरा दिन काम निपटाने, मेहमानों की चहल पहल में निकल गया। रात के समय बैठकर सब बातें कर रहे थे। नवीन बोला, मैं अब दादी के पास रहूंगा। ये सुनकर सब अवाक रह गए और नवीन की ओर देखने लगे। कविता बोली, बेटा ये तू क्या कह रहा है? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? वैसे भी तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया
कि दादी की देखभाल कर सके। नवीन बोला, नहीं माँ, दादी को अब किसी सहारे की जरूरत है, नहीं तो वो भी दादाजी की तरह चली जाएंगी। मैंने फैसला कर लिया, अगर आप लोग दादी को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं दादी जी के साथ रहूंगा। दादी बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, तो कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना। नवीन बोला, नहीं दादी, जिन बच्चों को आपने पाला पोसा उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नवीन की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सभी ने नवीन को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राकेश और कविता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दोनों ना अपनी माँ को साथ ले जा सकते थे, ना नवीन को यहाँ छोड़ सकते थे। अगले दिन बड़े भैया, भाभी और बहन रमा तो वापस चले गए, लेकिन कविता और राकेश को रुकना पड़ा। राकेश बोला, इससे तो अच्छा था इसे साथ ही नहीं लाते। चलो माँ, अब तुम ही हमारे साथ चलो, ये तो मानेगा नहीं। नवीन बोला, नहीं पापा, दादी कहीं नहीं जाएंगी। इस घर में दादी की कितनी यादें बसी हुई हैं। आप जाओ, मैं दादी के साथ रहूंगा। दादी ने बहुत समझाया, लेकिन नवीन नहीं माना और हार कर राकेश और कविता को वापस जाना पड़ा। चलते समय दादी ने राकेश से कहा, बेटा अभी यह गुस्से में है, मैं 1-2 दिन में इसे समझा कर मना लूंगी, तब तू इसे आकर ले जाना। घर आकर दोनों उदास मन से बैठे थे, मन नहीं लग रहा था। कविता पहली बार अपने बेटे से अलग हुई थी, वह बैठकर रोने लगी। राकेश बोला, अब तुम्हें पता लगा बेटे से बिछुड़ने का दर्द। एक दिन तुमने मेरी माँ से लड़ झगड़ कर मुझे अलग कर दिया था, तब उन पर क्या बीती होगी। कविता बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आज माँ जी का दर्द मुझे समझ आ रहा है। चलो हम दोनों भी गांव चलते हैं, वहीं आप कुछ काम कर लेना। बेटे के बगैर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं माँ जी की खूब सेवा करूँगी। 4 दिन बाद अपना सब कुछ समेटकर दोनों गांव पहुंच गए। उन्हें देखकर नवीन और दादी बहुत खुश हुए। राकेश ने वहीं गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। कविता घर का सारा काम करती। नवीन को पास ही एक स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। नवीन की जिद ने एक परिवार को वापस अपनी जड़ों से जोड़ दिया था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी दादाजी का श्राद्ध। चलिए सुनते हैं कहानी चुड़ैल का साया। रायपुर गांव में रात के सन्नाटे में छम छम की आवाज आती थी और सभी गांव वाले डर जाते थे। इस आवाज को आते हुए 3 महीने हो चुके थे। कभी कभी रात को यह आवाज गांव वालों को सुनाई देती थी। जिस रात को यह आवाज सुनाई देती थी, उस दिन किसी के घर से एक सदस्य गायब हो जाता था और उसका कोई पता नहीं चलता था। गांव वालों को शक था कि गांव में एक चुड़ैल घूमती है, वो किसी न किसी घर को अपना निशाना जरूर बनाती है। गर्मी में अगर किसी की खिड़की खुली रह जाए तो उस घर से कोई ना कोई गायब हो जाता था। वह कोई आदमी या बच्चा होता था। गांव वालों में बहुत दहशत थी। रात होते ही सब अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते थे। इस दहशत के कारण गांव वाले गांव छोड़कर जाने का मन बना रहे थे। एक दिन गांव के सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। सरपंच बोला, एक चुड़ैल के डर से आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हो, इस तरह तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से अपना घर अपने खेत छोड़कर भागना नहीं चाहिए। हरिया बोला, सरपंच जी, हम में से कईयों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है। आप कुछ कीजिए, वरना हमें तो जाना ही पड़ेगा। सरपंच बोला, घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगले गांव में रहने वाली जानकी ताई से बात की है। वे टोना टोटका करती हैं,
उन्हें बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। गांव वाले सरपंच को बहुत मानते थे। सबने उनकी बात का समर्थन किया और जानकी ताई के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन जानकी ताई गांव में आई। काले रंग के कपड़े पहने, गले में छोटी बड़ी कई मालाएं पहने, हाथ में मोरपंख से बना एक झाड़ फूंक करने का झाड़ू जैसा डंडा लिए वे गांव के बीच पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सरपंच और गांव वाले दौड़ते हुए उनके पास आए, उनका स्वागत किया, उन्हें नाश्ता कराया। उसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। उसे सुनकर जानकी ताई ने कहा, मुझे उन घरों को देखना है जहां ये सब हुआ है। गांव वाले उन्हें एक घर के पास ले गए। वहां पहुंचकर जानकी ताई ने आंख बंद करके उसकी चौखट को छुआ। जानकी ताई बोली, सरपंच जी, यहाँ तो चुड़ैल का साया है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। मुझे पूजा करनी होगी, इसे बस में करके पूछना पड़ेगा। सरपंच जी बोले, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन इससे हमारा पीछा छुड़वाइए, वरना पूरा गांव उजड़ जाएगा। जानकी ताई बोली, कोई भी आत्मा किसी को यूं ही परेशान नहीं करती। कुछ गलती तो आप लोगों ने भी की होगी, वही मुझे जानना है, तभी उसका हल निकलेगा। आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं कल आऊंगी। पूरी रात गांव में उजाला रखिएगा, आग जलाकर, और पूरा गांव पूजा में शामिल होगा। घर में एक बच्चा भी नहीं रहना चाहिए, वरना वो चुड़ैल उसे अपना निशाना बना लेगी। मेरी पूजा में वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले दिन गांव में पूरी तैयारी की गई। पूरे गांव में रोशनी के लिए जगह जगह मसाले लगाई गईं। गांव के बीच में हवन कुंड बनाया गया। पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अगले दिन रात को जानकी ताई अपने साथ 4 लोगों को लेकर पूजा करने आई। सभी ने काले कपड़े पहने थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। जानकी ताई बोली, कोई भी चुड़ैल के आने पर डरेगा नहीं, ना ही उस पर हमला करेगा। मैं उसे वश में करूंगी और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगी। कुछ देर बाद पूजा शुरू हुई। मंत्रों का जाप होने लगा। तभी दूर पीपल के पेड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। जानकी ताई ने उसे मंत्रों में बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। भयानक चेहरा, आंखों में खून भरा था, बड़े बड़े दांत, काले कपड़े पहने वह साया आकर बैठ गया। उसके जिस्म से मुर्दे के जलने जैसी शमशान की बदबू आ रही थी। जानकी ताई बोली, कौन है तू? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? यहां से गायब हुए लोग कहाँ हैं? चुड़ैल बोली, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने सबको मार कर खा लिया। जिनके घरों के लोग गायब थे वे ये सुनकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। जानकी ताई बोली, सच सच बता, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगी। ये कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, जिससे चुड़ैल बेचैन हो गई। चुड़ैल बोली, रुको बताती हूँ। मैं इस गांव में रहती थी, मेरा नाम पूनम है। मेरे कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक तांत्रिक ने मुझे रात को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा था। मैं वही कर रही थी। गांव वालों ने सोचा मैं जादू टोना कर रही हूँ। इस सरपंच और गांव वालों ने रात को मुझे गला दबाकर मार दिया था। मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। जानकी ताई बोली, क्यों सरपंच, ये सच कह रही है? सरपंच बोला, ताई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। जानकी ताई बोली, इन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब ये बता, गांव वाले जिन्हें तूने बंदी बनाया है वो कहाँ हैं? और तेरी मुक्ति कैसे होगी? चुड़ैल बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और हर घर से एक बल लूंगी। ये कहकर वह गायब हो गई। सरपंच बोला, अब क्या होगा जानकी ताई? जानकी ताई बोली, तुमने एक निर्दोष औरत की हत्या की है। इसका कलंक पूरे गांव को लगा है। ये सुनकर सभी गांव वाले डर गए। जानकी ताई बोली, एक काम करो,
अपने घर के दरवाजे पर दोनों ओर कील ठोको, उसमें 4-4 हरी चूड़ियां लटका दो, उसके बीच में एक सिंदूर का टीका लगा दो। इससे उस घर में या ना घुस सकेगी। ये काम घर की औरतें करें और अपने सुहाग पर से चूड़ी और सिंदूर उतार कर टांगें। रात को कोई घर से बाहर ना निकले। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। अब उन्हें छम छम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन किसी घर से कोई गायब नहीं होता था। एक दिन जानकी ताई गांव वालों का हालचाल जानने के लिए गांव पहुंची। गांव वालों से बात कर उन्हें सब कुछ ठीक ठाक लगा। जानकी ताई बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। एक दिन कोई ना कोई गलती से बाहर निकल जाएगा, चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। सरपंच बोला, तो हम क्या करें ताई जी, जिससे हमें मुक्ति मिले? जानकी ताई बोली, इस आत्मा को मुक्त करना होगा। मैं अगले सप्ताह इसकी मुक्ति के लिए पूजा करूंगी, लेकिन उस पूजा में गांव का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह बाद रात के समय जानकी ताई पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तभी वह चुड़ैल वहां आ गई। चुड़ैल बोली, तू मुझे मुक्त करना चाहती है तो पहले गांव वालों को मार जिन्होंने मुझे मार दिया था। जानकी ताई बोली, अब उन्हें माफ कर दे, नहीं तो तू हमेशा भटकती रहेगी। चुड़ैल बोली, नहीं, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, खास तौर पर सरपंच को। तभी वहां सरपंच आ जाता है। सरपंच बोला, तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन इन गांव वालों को माफ कर दे। जानकी ताई बोली, मैंने मना किया था बाहर आने से, तुम्हें पता नहीं, तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। सरपंच बोला, ताई, मैं वैसे भी पछतावे से मर रहा हूं, कम से कम मेरे मरने से गांव तो उजड़ने से बच जाएगा। चुड़ैल बोली, मुझे तेरी ही तलाश थी, लेकिन तुझे पछताते देख मेरा मन बदल गया। ताई, मुझे मुक्ति दिला दो। जानकी ताई पूजा करती है। थोड़ी देर में चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। उस दिन से गांव में कभी छम छम की आवाज सुनाई नहीं देती। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मेरा क्या कसूर। मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष के बिना रह नहीं सकती थी। उसका हीरों का व्यापार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है, सुनो राकेश, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तुम स्टाफ से कहो कि वे इसे पूरा करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। राकेश बोला, जी सर, आप चिंता ना करें, सब हो जाएगा। मनीष सीधा बैंक पहुंच जाता है। बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे आसानी से लोन मिल जाता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि वो कल सारे पेपर जमा कर दे, इसी हफ्ते में लोन की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर आकर सीमा को यह खुशखबरी देता है। सीमा बहुत खुश होती है। सीमा बोली, ये ऑर्डर पूरा होने पर तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे। मनीष बोला, हाँ ठीक है, इंडिया के बाहर चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं घर भी ना आ सकूं। तुम चिंता मत करना। सीमा बोली, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 2 दिन बाद मनीष को ऑर्डर मिल जाता है। मनीष बोला, राकेश, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूँ, 3-4 दिन में आ जाऊंगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और जरूरत पड़े तो ज्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस शुरू कर दो। ये ऑर्डर हमें हर हाल में समय से डिलीवर करना है। राकेश बोला, सब हो जाएगा सर, लेकिन डायमंड लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? मनीष बोला, नहीं, मैं इतने सारे डायमंड के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे खुद ही लाने होंगे।
तुम यहाँ ध्यान रखना, मैं परसों तक आ जाऊंगा। अगले दिन मनीष दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुंच जाता है। वहां अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड खरीद लेता है। उसी दिन की फ्लाइट से वापस आ जाता है। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड होती है। मनीष ड्राइवर को फोन कर गाड़ी मंगवा लेता है। गाड़ी में बैठकर वो अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। मनीष बोला, सुनो, इतनी जल्दी क्या है? घर ही तो जाना है, जरा आराम से चलो। ड्राइवर बोला, जी साहब, लेकिन वह अपनी स्पीड कम नहीं करता। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते दिखाई देता है। वो इतना धीरे चल रहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाता। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी के रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाबपोश रिवाल्वर निकालकर खड़े हो जाते हैं और सामने बूढ़े के भेष में एक और आदमी गन लिए खड़ा था। तभी गोलियों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर देती है। मनीष का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। सभी लोग मनीष का सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। उनमें वह ड्राइवर भी था। ड्राइवर बोला, साहब, आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं साहब को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा। राकेश बोला, मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल तू ये 1 लाख रुपए रख और यहाँ से दूर किसी अनजान गांव में चला जा, जहाँ तुझे कोई पहचान ना सके, और अपना फोन तोड़ दे। मेरे इस नए नंबर पर 2 महीने बाद फोन करना और अखबार पढ़ते रहना। अपने परिवार से भी बात मत करना। सब सही रहा तो पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। सीमा को जब यह पता लगा तो उसका बुरा हाल हो गया। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा था। हर कोई परेशान था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। रात के समय सब सो रहे थे। तभी सीमा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। सीमा की आंख खुली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई दी दिखाई दी। वह उठकर वहां गई तो देखा वह परछाई छत की ओर जा रही है। सीमा बेहोश सी उस परछाई के पीछे चल दी। छत पर जाकर उसने देखा कोई नहीं था। वह लौटने लगी। उसे लगा उसका वहम था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सीमा ने पलटकर देखा तो काले कपड़े पहने एक इंसान रो रहा है। सीमा बोली, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? सीमा कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया। भयानक काली आंखें, लाल सुर्ख एकदम काला पड़ा चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था। सीमा के पैर जम गए। वो भागना चाह रही थी, लेकिन भाग ना सकी। चीखना चाह रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो आदमी रो रहा था, मैं मरना नहीं चाहता था, उसने कहा। यह सुनकर सीमा का दिल धक से बैठ गया। ये तो मनीष की आवाज थी। सीमा तेजी से चीखी। घर की सारी लाइटें जल गई। सीमा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घर के सारे रिश्तेदार सीमा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत के गेट खुले देखे। 2-3 लोग भागकर छत पर आए और सीमा को उठाकर नीचे ले गए। सीमा को पानी की छींटे मारी गई, जिससे वो होश में आ गई। वो होश में आने पर चीखने लगी। सीमा बोली, मनीष, मनीष, जाने दो मुझे, वो छत पर मुझे बुला रहे हैं। सबने मिलकर सीमा को पकड़ा, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा की माँ ने उसे संभाला, पानी पिलाया। माँ बोली, बेटी क्या बात है, तू छत पर क्यों गई थी? सीमा बोली, माँ वो छत पर हैं, वो रो रहे हैं और कह रहे थे मैं मरना नहीं चाहता था। माँ बोली, बेटी मनीष अब कहाँ से आएंगे, उनका तो अंतिम संस्कार भी हो गया है। तुझे गहरा सदमा लगा है, तू सोने की कोशिश कर। सीमा बोली, नहीं माँ, वो यही है। अगले दिन पुलिस वालों ने आकर बताया कि उनके ऑफिस का मैनेजर राकेश और ड्राइवर लापता हैं। इन्होंने ही शायद मिलकर ये काम किया है।
राकेश को पता था कि मनीष डायमंड खरीदने गए हैं। सीमा चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। इंस्पेक्टर बोला, मैडम आप इस बारे में कुछ जानती हैं? सीमा बोली, आप चिंता ना करें, मेरे पति उन्हें सबक सिखाएंगे। माँ बोली, इंस्पेक्टर साहब इसे गहरा सदमा लगा है, आप बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। इधर राकेश सारे डायमंड लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगता है। रात को वह अपने फ्लैट में सो रहा था, तभी उसे कुछ खटका सुनाई दिया। उसने देखा तो बालकनी में एक परछाई है। वो देखने गया तो उसे वहां एक आदमी दिखाई दिया, वही काले कपड़े, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। राकेश बोला, कौन हो तुम? मनीष बोला, अपने मालिक को भूल गया तू? राकेश बोला, कौन? मनीष? लेकिन वो तो मर गया। मनीष बोला, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली, तूने विश्वासघात किया, तुझे सजा दिए बगैर मुझे मुक्ति कहाँ मिलेगी? राकेश अंदर की तरफ भागता है लेकिन जा नहीं पाता। तभी कुछ लोग नीचे से देखते हैं, एक आदमी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है। वे चिल्लाते हैं लेकिन वह आदमी रेलिंग से कूद जाता है, 20वीं मंजिल से सीधा सड़क पर आकर गिरता है। तभी पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बाद में ये खबर सीमा को मिलती है कि राकेश ने आत्महत्या कर ली। उसके फ्लैट से सारे डायमंड मिल जाते हैं। पुलिस बोली, मैडम आपके पति की कंपनी में काम करने वाले राकेश ने आत्महत्या कर ली, उसके घर से डायमंड भी मिल गए। सीमा बोली, उसे तो मरना ही था, अभी तो ड्राइवर की बारी है, उसे ढूंढ लो, नहीं तो मनीष उसे मार देंगे। ये कहकर वह मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में मौत का पैगाम छिपा था। कुछ दिन बाद मनीष का ड्राइवर रात को सो रहा था, तभी सपने में उसे भयानक रूप में उसे मनीष दिखता है। मनीष बोला, स्पीड कम रखो, इतनी भी क्या जल्दी है, मैंने तुझसे बोला था। ड्राइवर उठकर बैठ जाता है। वह अंधेरे में डर के बाहर आ जाता है। सड़क पर तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। ड्राइवर तेजी से सड़क पर भागने लगता है, लेकिन वो कार तेजी से उसे टक्कर मार देती है। वह सड़क पर तड़पने लगता है। तभी उसे मनीष दिखाई देता है, उसी भेष में। मनीष बोला, मेरा क्या कसूर था? ड्राइवर बोला, मुझे माफ कर दो साहब, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। मनीष मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तड़पकर वह मर जाता है। अगले दिन सीमा को ड्राइवर की खबर भी मिल जाती है। उसी रात सीमा छत पर जाती है। सीमा बोली, मनीष तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो। मनीष बोला, नहीं सीमा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। सीमा बोली, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूं, तुम्हारे बगैर सब बेकार है। मनीष बोला, सीमा ऐसा मत करो, बस एक अरमान रह गया, तुम्हें घुमाने ले जाने का। सीमा बोली, चलो दोनों साथ चलते हैं। ये कहकर वह छत से कूद जाती है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी आत्मा की पुकार। अमावस्या की वो रात, जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था, ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांत बोला, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी बोला, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है, और तुझे नहीं पता
तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांत बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? आदमी बोला, इस अमावस्या की रात में मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने हुआ कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी। हाथ की हर अंगुली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था। आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा, यहीं पर वो सामने देख, जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, चुप रहा, वो तुझे बुला रहा है। तेरी मौत बनकर चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में गुप्त अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। तांत्रिक बोला, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांत बोला, बाबा अभी वहां तो कुछ नहीं था। तांत्रिक बोला, चुप रहे, वो जिन गुस्सा होकर जा रहा है उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, वो चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत बोला, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक बोला, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, ये जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत बोला, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? तांत्रिक बोला, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा। कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा बोली, सुनिए, माँ पिताजी को ये सब मत बताना, पिताजी पहले से ही बीमार हैं। माँ जी ये सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांत बोला, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? रेखा बोली, वो सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत बोला, बाबा आपको हमारे घर का पता कैसे मिला? तांत्रिक बोला, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। माँ बोली, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक बोला, किसने भेजा है तुझे यहाँ? माँ बोली, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक बोला, सही सही बता, क्या बात है? माँ बोली, यह मुझे शमशान से साथ लाया है। तांत्रिक बोला, कब लाया है? माँ बोली, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर मेरी चिता जल रही थी। ये जूते पहनकर उस पर चढ़ गया था, तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तांत्रिक बोला, निशांत ये सही बोल रही है? निशांत बोला, हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक बोला, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? निशांत बोला, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक बोला, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। माँ बोली, नहीं, इसके बाप को लेके जाऊंगी। तांत्रिक बोला, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ बोली, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक बोला, कहाँ है तेरी बेटी? माँ बोली,
जमुना के पीछे झुग्गी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक मुझ पर चढ़ गया। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक बोला, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक बोला, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। रेखा बोली, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहां झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद ना तो वह तांत्रिक नजर आया, ना वह चुड़ैल नजर आई। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी आत्मा की पुकार।